नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके साथ साथ बेटा हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। बेटा हमारे पास में उत्तल द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हमारे पास उत्तल दर्पण सिर्फ दो प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें दो शर्तें हैं बेटा हमारे पास। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत दूरी पर हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, और एक हमारे पास है बेटा जब अनंत और ध्रुव के बीच हो, यानी कि एक निश्चित दूरी पर हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो पहला टॉपिक हमारे पास है बेटा जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि हमारे पास M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु AB रखी है। क्या रखी है बेटा? एक वस्तु AB रखी है। बेटा जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो आने वाली प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप बेटा देखिए ध्यान से, तो जो पहली आपतित प्रकाश किरण है ये बेटा जो आपको BE दिखाई दे रही है, इसे मैं नाम दे दूं BE। ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ा था कि आपतित प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो पहली आपतित प्रकाश किरण BE परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण A, इसे मैं नाम दे दूं बेटा M, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटती है। किस पर काटती है बेटा? मुख्य फोकस पर। तो वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है, जो सीधा वस्तु से छोटा होता है। किस पे बनता है बेटा? मुख्य फोकस पर। ध्यान दीजिए बेटा, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्या बेटा? आपके पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है, सॉरी बेटा उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु AB रखी है, जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, वस्तु AB से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती हैं, क्योंकि ये बेटा अपसारिक दर्पण का काम करता है, उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। तो प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती जाती हैं। इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, किस पर बेटा? पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस F पर मिलती प्रतीत होती हैं। किस पर बेटा? फोकस F पर मिलती प्रतीत होती हैं। तो वस्तु AB का फोकस F पर सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक बार बेटा ध्यान दीजिए, हमारे पास है बेटा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किस पर स्थित हो बेटा? अनंत पर। हमारे पास है बेटा उत्तल दर्पण, और जब भी बेटा अनंत पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित होगी तो जो आपतित प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं। किसके समांतर बेटा? एक दूसरे के समांतर। और प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने पढ़ा था बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने बेटा माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु AB रखी है। क्या रखी है बेटा? एक वस्तु AB रखी है। वस्तु AB से, किससे बेटा? वस्तु AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, वस्तु AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती जाती हैं। कैसी हो जाती है बेटा? फैलती जाती हैं। इन परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, किस पर बेटा? पीछे की तरफ बढ़ाने पर मुख्य फोकस F पर मिलती प्रतीत होती है, मुख्य फोकस F पर मिलती प्रतीत होती है, जिसका वस्तु AB का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर है, जब वस्तु
दर्पण से निश्चित दूरी पर है, अर्थात अनंत व ध्रुव के बीच है, अर्थात अनंत व ध्रुव के बीच है। तो बेटा वही कंडीशन हमारे पास, देखिए बेटा ध्यान से, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। M1 M2 क्या बेटा? उत्तल दर्पण। ये P आपका ध्रुव, मुख्य फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र। निश्चित दूरी है अनंत, अनंत और ध्रुव के बीच, तो ये होगी बेटा आपकी वस्तु AB। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या कहता है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। और नियम नंबर 2 हमसे कहता है बेटा, वक्रता केंद्र से आने वाली, जो हमारे पास वक्रता केंद्र से ये परावर्तन के बाद बेटा वक्रता केंद्र से वापस आ जाते हैं बेटा, किससे गई बेटा? वस्तु AB से जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से वापस उसी मार्ग से लौट आती है। ध्यान दीजिए बेटा, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत व ध्रुव के बीच, जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत व ध्रुव के बीच वस्तु AB रखी है, वस्तु AB रखी है। वस्तु A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, आपके पास जो ये बेटा BE है, जो बेटा आपके पास ये जो आपके पास BE है बेटा, तो BE जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है। वस्तु A से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण, दूसरी आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के बाद वापस लौट आती है, परावर्तन के बाद वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाती हैं। ये दोनों बेटा दर्पण के पीछे A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाती हैं। बेटा कैसा होता है? जो प्रतिबिंब है वो आपका सीधा होगा, आभासी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और बेटा बना कहां है? ध्रुव के, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच यहां हमारा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए बेटा, हमारा दूसरा पॉइंट था जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर हो, अर्थात अगर हम कहें कि वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच है, तो बेटा देखिए ध्यान से, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु AB से आने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण BE परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण, दूसरी आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे, ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु AB का सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती है। देखिए बेटा, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर अनंत व ध्रुव के बीच, किस पर बेटा? अनंत व ध्रुव के बीच एक वस्तु AB रखी है। वस्तु A से, ये बेटा ये आपकी वस्तु है बेटा, वस्तु A से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये जो बेटा BE है आपकी, BE मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है। वस्तु AB का दर्पण के पीछे A डैश B डैश P और F के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बेटा उत्तल दर्पण की हमारे पास प्रतिबिंब बनाने की सिर्फ 2 शर्त है। अब हम चलते हैं बेटा आगे, हमारे पास है उत्तल दर्पण के उपयोग। जो बेटा उत्तल दर्पण होता है उसे हम अपसारी भी कहते हैं। कैसा होता है बेटा? वो अपसारी, अपसारी शब्द का अर्थ है फैलाना। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों, बाजारों गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर, किससे बेटा?
उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज मतलब उसे फैला देता है। कैसा कर देता है बेटा? फैला देता है। तो अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है बेटा? अपसारी। तो इसका मतलब है जो गलियों में, सड़कों पर जो लैंप लगे हुए हैं हमारे पास बेटा, स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है, उनसे उत्तल दर्पण परावर्तित होकर, यानी कि हम उपयोग में कह सकते हैं कि आपके पास में गलियों में, बाजारों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है वो आप समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, यह प्रकाश किरण पुंज को एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला देता है। किसमें बेटा? बहुत बड़े क्षेत्र में फैला देता है। इसलिए बाजारों में, गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, ट्रक, बस, मोटर कार में जो ड्राइवर सीट है उसके पास उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है बेटा? उत्तल दर्पण लगा होता है। ट्रकों में, बसों में और मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा था। क्यों? जिससे ड्राइवर अपने पीछे बड़े दृष्टि क्षेत्र में, कैसे में बेटा? बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी गाड़ियां, व्यक्तियों को देख सकता है। किसमें बेटा? ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जिससे ड्राइवर अपने बड़े दृष्टि क्षेत्र में, अपने से पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाली सभी गाड़ियों को, व्यक्तियों को प्रतिबिंब देख सकता है। और ये प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। तो हमारे पास उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं। एक तो आपके पास जो स्ट्रीट लाइट है, जो गलियों में, बाजारों में लगी होती है, लैंपों में, स्ट्रीट लाइट में जो लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों यूज किया जाता है बेटा? जो उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी होता है। अपसारी शब्द का अर्थ है फैलाना। अपसारी शब्द का अर्थ है फैलाना। तो जो लैंप होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, वो प्रकाश किरण पुंज को एक बड़े क्षेत्र में फैला देती हैं, बड़े क्षेत्र में फैला देती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो स्ट्रीट लैंपों में किया जाता है, गली बाजारों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। दूसरा उपयोग था ट्रकों, मोटर कारों, बसों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है? कि जो ड्राइवर है वो अपने पीछे बड़े क्षेत्र को, अपने से पीछे बड़े क्षेत्र में आने वाली सभी गाड़ियों के, व्यक्तियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है अवतल दर्पण के उपयोग। किसके बेटा? अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है बेटा जो अवतल दर्पण का, हम बात करें नाई की दुकान में। नाई की दुकान में अगर हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं, शेविंग करवाने के लिए जाते हैं, तो हजामत बनाने में उपयोग किया जाता है। जो शीशा लगा होता है अवतल दर्पण का लगा होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास, हम अगर डॉक्टर के पास आंख, नाक, आपका कान, गले, दांत अगर आदि का निरीक्षण कराने के लिए जाएंगे, तो जो डॉक्टर निरीक्षण में प्रयोग करता है वो भी हमारा अवतल दर्पण होता है। क्यों? जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है। वो प्रकाश किरणों को, एक किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकस करता है, एक बिंदु पर फोकस करता है। इसलिए सबसे पहला था हजामत बनाने में जो नाई की दुकान पे लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। आंख, नाक, गले, दांत आदि का डॉक्टर द्वारा निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेल के इंजन, मोटर कारों, सर्च लाइटों के लैंपों में, किसमें बेटा? रेल के इंजनों में, मोटर कारों में, सर्च लाइट के लैंपों में, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियां हैं उनमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, हमने भी बताया जो अवतल दर्पण है वो अभिसारी है, जिसका अर्थ है किसी एक बिंदु पर फोकस कर देना। तो जो सौर भट्टियां होती हैं उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सूर्य के प्रकाश को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने में उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तक दूरदर्शी में। किसमें बेटा? परावर्तक दूरदर्शी में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का एक उपयोग हजामत बनाने में, यानी कि नाई की दुकान पर। दूसरा उपयोग डॉक्टर के निरीक्षण में, डॉक्टर जो आंख, कान, नाक, गले, दांत का जो निरीक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो रेलगाड़ी है, रेल के इंजन, मोटर कारों, सर्च लाइट के लैंपों में जो लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परावर्तिक दूरदर्शी में। आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।